क्रेडिट ऑन इनकम, तो ये क्रेडिट साइड में इनकम आ जाएगी, यहाँ तो अमाउंट आ ही जाएगा इसमें। तो डेबिट में सारे खर्चे डालने, कौन से वाले, कौन से खर्चे डालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस डालेंगे। तो हमने है ना इसकी जो पेमेंट साइड है, इसकी जो पेमेंट साइड है इसको हमें एक्सपेंस से को रिलेट करना, और इसकी जो रिसीट साइड है उसको इनकम के साथ हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जैसे पेमेंट को मैंने उठा के यहाँ डालना है, ठीक है। तो पेमेंट क्या सारी पेमेंट उठा के डालें, नहीं, पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये तो कैपिटल और रेवेन्यू सभी ले लेता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में हमने अभी अभी पढ़ा कि रेवेन्यू एक्सपेंस लेना है केवल। तो हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस देखने हैं बस इसके अंदर, ठीक है। एसेट्स नहीं लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे, हमें सिर्फ रेवेन्यू लेना है। तो हमने देखा कि जो सैलरी है वो रेवेन्यू है, तो मैंने आर लगा दिया, आपको दिखेगा ये रेवेन्यू। रेंट भी रेगुलर इन नेचर हम खर्च करते हैं रेवेन्यू में, स्टेशनरी भी रेगुलर हम खर्च करते हैं रेवेन्यू। लेकिन डिफेंस बॉन्ड ये तो कैपिटल है, ये एसेट है, फर्नीचर भी कैपिटल है, बाइसिकल हमने खरीदी वो भी कैपिटल है, और कैश तो एसेट ही होती है, तो ये भी कैपिटल है। तो ये तीन ही खर्चे हैं साल के, ठीक है। तो साल के ये तीन खर्चे हैं, मैं ये तीन ही लिखूंगा, टू सैलरीज, रेवेन्यू एक्सपेंस ले रहा हूं मैं बस 4,80,000, ओके। टू रेंट 50,000, और टू स्टेशनरी 20,000, ठीक है। और कुछ नहीं आएगा, और सब कैपिटल का जो हमें नियम पढ़ाया गया सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग चलना है। उसने बोला था रेवेन्यू लेना, हमने रेवेन्यू ले ली, ठीक है, हो गया। अब हम रेवेन्यू इनकम की बात करेंगे। देखो कैश तो एसेट है, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश का यहाँ से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो रियल नेचर है, एसेट। सब्सक्रिप्शन रेगुलर मिलती है, रेवेन्यू इनकम है, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो जो भी एसेट होती है ना, एसेट, तो एसेट तो कैपिटल होगी और कैपिटल रिसीट होगी, हमें यहां पर कैपिटल रिसीट तो दिखानी नहीं है। क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था केवल रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम लेनी है। कैपिटल रिसीट्स के बारे में तो बोला ही है, लेना ही है, वो लेना ही है, तो फिर हम ये शो नहीं करेंगे। लेकिन जब एसेट बिकती है तो हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू होता है और लॉस जो होता है वो रेवेन्यू होता है। अब यहां पर आ जाओ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए लिखा है। अब हमें ये नहीं पता इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की हमने बेची तो है, ये कितने रुपए की थी, ये 2.5 लाख वाली 2 में बेची है या 3 लाख वाली 2 में बेची है या 1 लाख वाली 2 में बेची है, हमें ये क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है ना 2 लाख की ही थी और 2 लाख में ही बेची, तो इसमें तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो फिर इसे इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल रिसीट्स है, ये हम नहीं लेंगे, इसमें कुछ भी रेवेन्यू छन के नहीं आया, हमें छानना है ना रेवेन्यू रेवेन्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऐसा है, कैपिटल रिसीट्स है, लेकिन इसमें प्रॉफिट या लॉस की बात देखेंगे तो बुक वैल्यू हमें देखी है 40,000 की और उसे बेचा गया है 30 में, अरे वाह, यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, और लॉस क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो 40,000 का फर्नीचर था, 30 में बेचा, तो लॉस ऑन सेल, और खर्चे डेबिट होते हैं, लॉस एक्सपेंस है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। तो हमने क्या सीखा, देखो भाई इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, जैसे इसमें मिल गई 40 का 30 में, लेकिन ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हमें नहीं मिली थी इंफॉर्मेशन, हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही बताया, तो हमने ये मान लिया कि 2 लाख की बुक वैल्यू वाला 2 लाख में बेचा है, तो कोई रेवेन्यू छन के नहीं आया। लेकिन इस वाले केस में हुआ है 40 की चीज 30 में बेच रहे हो तो 10 का लॉस हम सेल हो रहा है, ओके। अच्छा,
यहाँ पर और चलते हैं, ये तो मैंने उसमें डाल दिया, और डोनेशन भी आपकी रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इनकम मुझे इनकम साइड में दिखानी है, तो मैं रेवेन्यू दिखा देता हूँ। हमारी ये एक तो सब्सक्रिप्शन है और एक डोनेशन, तो हम लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 9 लाख और बाय डोनेशन आपकी 10,000। तो अब हम इसका टोटल करेंगे और कुछ था ही नहीं, बस हमने रेवेन्यू इनकम को रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ मैच करना है। तो देखते हैं अब हमारा क्या निकलता है। तो ये आ गया 9,10,000, 9,10,000, ठीक है। और ये टोटल कितना हो गया, 480, 5,00,000, 550, 560, 9,10 में से 550, 360 हो गया। तो यहाँ पर 3,60,000 जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सरप्लस आ गया ये। ठीक है, तो ये हमने अभी सीखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने जो थ्योरी पढ़ी है ना, उसी को फोकस करते हुए ये बना डाला है। ठीक है, इसके तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस ही करनी है। मैं इसके सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे के सारे पहले ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने होगा और उसका सोल्यूशन हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाना है। हमें इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है और जो हमने अभी तक सीखा है उसको ही फोकस करके हम आगे बनाएंगे। तो मैं बना रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर को, यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। कौन सी डेट है, 19। यहाँ डेबिट में मैं एक्सपेंडिचर लिखने वाला हूँ, क्रेडिट में इनकम, और यहाँ अमाउंट चलेगा इन रुपीज। ओके, चलो अभी जो हमने पिछली इनकम एक्सपेंडिचर जब हमने थ्योरी पढ़ी तो उसमें जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन ये है पूरा, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट आपको गिवन है, रिसीट्स बता रखी है। तो हमें तो बहुत सारे रिसीट्स दे रही है, हमें तो उसमें से छांटना है। क्या छांटना है कि भाई रेवेन्यू कौन सा है, और मैंने आपको बताया था पेमेंट को एक्सपेंडिचर से मिलाएंगे। तो ये जो पहला ही लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर पेमेंट में लिखा है जिसमें हमें फर्नीचर परचेज होगा और ये डेट दे रही है, तो ये तो कैपिटल है, ये हमारे रिलेट नहीं करता। हमें तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, तो ये कैपिटल नहीं लेना, हमें रेवेन्यू है, सैलरी रेवेन्यू है। सेक्रेटरी ऑनरेरियम्स, जो सेक्रेटरी आया होगा उसके सम्मान में खर्चा, ये रेवेन्यू है। बुक्स क्या एसेट्स होती है, कैपिटल है। तो कैश बैलेंस, बैलेंस कैरीड ऑन रिसीट एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक ए कैश। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड होता है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड तो आपका एसेट्स होता है, तो ये भी कैपिटल हो गया। तो इसमें से हमें दो चार्ट के मिले, सैलरी और सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये तो आपके रेवेन्यू है। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता रखी है कि कंपनी के पास क्लब हैज, कंपनी क्लब क्लब हैज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, फर्नीचर है, सब्सक्रिप्शन इन ईयर्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये, और बिगिनिंग ऑफ ईयर का है। ओके, ठीक है। और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लो भाई ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसकी एक एडजस्टमेंट मिल गई।
तो मैंने इसको टिक लगा दिया कि इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, मैंने बताया था जब इनकम एक्सपेंडिचर अक्टूबर बेसिस पे बनता है तो अक्टूबर बेसिस पे सारी के सारी एडजस्टमेंट बन जाएगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, क्लब के पास 75 मेंबर्स हैं और हर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है 1000 रुपये। ये सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट हमें सिखानी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, उसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अभी तो बहुत इजी वे बताऊंगा, ये कैसे करेंगे इसको मैं बताते हैं। और डेप्रिसिएशन एक लॉसेज होते हैं, डेप्रिसिएशन लॉस है तो लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। तो मतलब एक डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट आ गई है। ओके, सही है। अच्छा, इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो 1 अप्रैल 18 है और ये हमारा 19 है, तो 19 तो एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब ये करंट ईयर बोला जाएगा, और 18 जो है वो प्रीवियस ईयर है। और ये जो सैलरी है ना 18 की बताई है 1 अप्रैल 18, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है, पिछले साल की है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि पिछले साल, मतलब ये बिगनिंग में दिखा रहा है तो एंड ऑफ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल 6000 रुपए हमें नहीं मिले थे, आउटस्टैंडिंग है ना, लायबिलिटी नहीं किए थे। तो अब की बार जो सैलरी हमने पे किया है 1 लाख रुपीस, इसमें 6000 पिछले साल की भी पेमेंट होगी। और हम इनकम एक्सपेंडिचर जब भी बनाते हैं तो ये देखते हैं कि एक साल का खर्चा दिखाना चाहिए हमें, एक साल में कितना खर्चा बनता है। अब आपने सैलरी का पेमेंट करा है 1 लाख रुपए, तो क्या 1 लाख रुपए ही साल का खर्चा बनता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आना जरूरी है। क्या 1 लाख रुपए ही एक अकाउंटिंग ईयर का पेमेंट बनता है सैलरी के नाम पे? लेकिन यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि पिछले साल सैलरी हमने 6000 रुपए की आउटस्टैंडिंग थी, तो एक अजम्पशन ये बन रही है कि अजम्पशन ये भी बन सकती है कि 1 लाख में जो 6000 रुपए पिछले साल हमने पे नहीं किया था, तो इस साल जो हमने 1 लाख है उसमें हम 6000 पिछले साल के मान लेंगे। सर ये लिखा तो नहीं है कहीं पर भी भाई, मोस्ट एप्रोप्रिएट अजम्पशन यही बनती है कि अगर आपने पेमेंट अलग अलग दी देखी, अलग अलग ईयर की, जैसे इसमें रिसीट और नेक्स्ट लास्ट कई ईयर्स की देखी, तो ये कंसोलिडेट अमाउंट होता है। जैसे सैलरी 1 लाख, तो इसमें आउटस्टैंडिंग बता रहा है पिछले साल का, तो ये मानना पड़ेगा कि इस 1 लाख में पिछले साल का 6000 इंक्लूड है, तो वो हमें हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले सैलरी के एडजस्टमेंट बन गई। टू सैलरी, ये रेवेन्यू है 1 लाख, मैंने इधर कॉलम में बना, और इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी वो प्रीवियस ईयर, पिछले साल की 6000 बिलोंग करती है, वो हटा दी, और 94,000। देखो ये 94,000 है ना, सैलरी का खर्चा बनता है एक अकाउंटिंग ईयर का, इसमें 1 लाख ईयर का था, इसमें ना 6000 पिछले साल के वो थे, वो हमने हटा दिए, तो इस साल के अकाउंटिंग ईयर का 94,000 बनता है। ओके, फिर है सेक्रेटरी ऑनर एरिया, ये खर्चा है इसका, ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेक्रेटरी ऑनर, तो 4000 रुपीज का खर्चा है इसका। चलो भाई हमने 4000 डाल दिया। बुक्स कैपिटल, कैश कैपिटल, तो भाई रेवेन्यू आइटम तो खत्म हो गई हमारी, बस इतना ही करना था। नहीं, ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है ना, इसके फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन रेवेन्यू होती है, तो हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी डालनी पड़ेगी। नॉन कैश एक्सपेंस लेते हैं, सारे एडजस्टमेंट लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नॉन कैश है, तो ये लेना पड़ेगा हमें। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखो 1 अप्रैल, मतलब ओल्ड फर्नीचर ऑलरेडी हमारे पास था 1 लाख रुपए का, और 1,20,000 का नया खरीद लिया, तो पहले से जो ओल्ड फर्नीचर है, ओल्ड फर्नीचर कितने का है, 1 लाख का है। डेट हम बता रहे हैं ये ओल्ड है 1 अप्रैल 18 और 1 दिसंबर 18। देखो यहाँ पर है ना क्वेश्चन के अंदर डेट दे दी है 1 दिसंबर 18 को, ये है ना 1,20,000 का नया फर्नीचर खरीदा है, न्यू फर्नीचर खरीद रहा है, तो दोनों फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन तो लगानी पड़ेगी हमें। न्यू फर्नीचर हमने खरीदा कितने का, 1,20,000 का, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का रेट हमें दे रखा है 10%, तो ये तो 1 अप्रैल से 31 मार्च,
19, देखो हमारे एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 19, तो ये तो पूरे 12 मंथ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10%, 12/12, तो ये तो 10,000 हो गया। ओके, और यहाँ 31 मार्च 19 को ही बात कर रहे हैं, और 1 दिसंबर से ये सिर्फ 4 मंथ हुआ, तो इस पे 10% और 4/12, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0 गई, ये 12 से 12 गया, तो ये 4,000 रुपये यार, है ना, 1000 और 4,000, पूरे साल का 4,000, और ये 10,000 बनता है, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 14,000 बनता है। तो हमने यहाँ पे 14,000 डेबिट कर दिया, क्योंकि एक साल का खर्चा 14,000 बनता है, तो खर्चा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, हमें दिखाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे काम खत्म हो गए। अब देखो इस साइड आ जाते हैं, कैश तो कैपिटल ही होती है, रेवेन्यू होता है। डोनेशन आपकी रेवेन्यू है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अच्छा इसका अमाउंट ही निकाला मैंने, चेक कर लेता हूँ कितना अमाउंट है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इज 2,000, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इज 2,000, ठीक है। तो ये भी रेवेन्यू है, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू, एंट्रेंस फी, और एक और इसमें तो बहुत सारा रेवेन्यू आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको रेवेन्यू को डालते हैं, जैसे डोनेशन है तो बाय डोनेशन, डोनेशन आपकी है 44,000, फिर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये कंज्यूमेबल्स है, इसलिए ये एसेट मत समझ लेना आपका, दिस इज कंज्यूमेबल आइटम, तो रेवेन्यू। सब्सक्रिप्शन की मैं एक चीज मैं बता दूं, हमारा टारगेट, अगर तुमने थ्योरी पढ़ी है ढंग से, हमने जब पढ़ाई तो ध्यान दिया होगा कि मैंने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारा टारगेट होता है कि एक साल की इनकम का पता लगाना, कि एक साल में कितनी इनकम बनती है। और ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया सब्सक्रिप्शन के मामले, अगर एक साल का पता लगाना है, तो क्लब में देखो, द क्लब हैड 75 मेंबर्स, और हर मेंबर 1,000 रुपए देता है, तो यार एक साल का तो खर्चा निकल ही जाएगा आराम से। जब भी मेंबर का क्वेश्चन हो 75 into 1,000, तो ये एक साल की इनकम, ये बिल्कुल ही आसान हो गया। सब्सक्रिप्शन ऐसे ही निकालनी है हमको, ऐड लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब्सक्रिप्शन मेंबर पता है और एक साल का कितना बनता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर का टारगेट क्या होता है, एक साल की इनकम को क्रेडिट करना, तो एक साल की इनकम 51 होनी चाहिए, 75 मिली कितनी है, मिली तो बहुत ऐसे ऐसे मिली है, करंट ईयर का 60,000 मिला है, पिछले साल का 1,600 मिला है, एडवांस का 5,000, कुछ नहीं देखना है। जब भी मेंबर्स का क्वेश्चन हो सीधा मल्टीप्लाई करके आउटर में डाल दो, खत्म, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई। तो सर ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देर का था, ये सब्सक्रिप्शन नहीं आगे 2,000, इसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक साल की इनकम को क्रेडिट कर दिया है, और ऐड लेस करके भी हम एक साल की इनकम ही निकालते हैं, तो इतनी मिल लीजिए, दैट्स इनफ फॉर अस। तो सब्सक्रिप्शन का तो काम खत्म, ये फालतू का है हमारे लिए। एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फी, ये रेवेन्यू, दैट इज 1,20,000, तो बस इतना ही था। अब इसको क्लोज कर लेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मत कर देना, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट, अब इस साइड में कौन सी साइड बड़ी है ये देख लो, और जो बैलेंस निकालो, देखते हैं। ये तो हो गया 1,20,000 और 75, 195 हो गया, और 46, 241, 2,41, और उसमें से 98 और 40 एक बार, तो 241 1,29,000, ये एक्सेस आ रहा है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो इसको सरप्लस कहते हैं।
बैलेंस। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के निकाला है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी उसी के बेस पर ही बनाना, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हमें मतलब पता होना चाहिए कि यार इनकम एक्सपेंडिचर का मेन फोकस क्या है। एडजस्टमेंट के साथ आ सकता है ये भी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो एडजस्टमेंट के साथ हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सिखाना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसी चैप्टर में, और भी छोटे छोटे स्टॉक कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे कराऊंगा। लंबी लंबी क्लास हो सकती है हमारी, लेकिन मैं क्वेश्चन सारे करा पाऊंगा, तो ये एनपीओ तुम्हारे लिए कोई एक समस्या नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, बाय आज के लिए।